हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है परासरण व परासरण दाब। ठीक, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में बात करते हैं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा और दूसरा शब्द है पारगम्य, पारगम्य माने जो आर पार जाने देती है। तो ऐसी झिल्ली जो आधे कणों को तो आर पार जाने देती है परंतु आधे कणों को आर पार नहीं जाने देती है। अब वो आधे कण कौन से होते हैं जिनको आर पार जाने देती है, उसके लिए देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जब किसी सॉल्यूशन की प्रिपरेशन होती है या कोई सॉल्यूशन बनता है तो वो दो पार्टिकल से बनता है। एक होता है सॉल्यूट पार्टिकल, दूसरा होता है सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी विलेय और विलायक के कण। हमने पढ़ा था कि जो विलेय के कण होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, वो बड़े आकार के होते हैं, यानी जो विलेय के कण हैं उनका आकार बड़ा होता है और जो विलायक के कण होते हैं उनका आकार छोटा होता है। ठीक, तो विलायक के कणों का आकार छोटा होता है और विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे हम घरों में चाय बनाते हैं। तो चाय को जब छानते हैं तो जो चाय छानने की जो छन्नी है हमारी, उसको आप एक अर्धपारगम्य झिल्ली मान सकते हैं, क्योंकि जब हम चाय छानते हैं तो क्या होता है कि जो लिक्विड है वो तो उस छन्नी से छनकर नीचे चले जाता है, जबकि जो चाय की पत्तियां हैं जो आकार में बड़ी होती हैं वो उस छन्नी से नीचे नहीं जा पाती हैं, वो छन्नी के ऊपर रह जाती हैं। ऊपर कौन से पार्टिकल रहते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, नीचे कौन से पार्टिकल चले जाते हैं जिनका आकार छोटा होता है। तो सेम अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि जो बड़े आकार के कणों को आर पार नहीं जाने देती है, बल्कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं जो छोटे आकार के होते हैं या जो विलायक के कण छोटे आकार के हैं उनको आर पार जाने देती है। तो अर्धपारगम्य या जो एसपीएम मेम्ब्रेन है वो एक ऐसी झिल्ली है जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देती है। यानी हम अर्धपारगम्य झिल्ली को कहते हैं कि जो सॉल्वेंट को इजीली फ्लो होने देती है, या कह सकते हैं सॉल्वेंट को आर पार जाने के लिए परमिशन देती है, तो सॉल्वेंट परमिट कह सकते हैं हम इसको। ठीक, तो अर्धपारगम्य एक ऐसी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देती है क्योंकि वो बड़े आकार के होते हैं, बल्कि विलायक के कणों को आर पार जाने देती है क्योंकि वो छोटे आकार के होते हैं। ठीक, अब हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण और परासरण दाब के विषय में बात करेंगे। तो एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाता हूं ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझने के लिए। मैंने एक बड़ा सा पात्र लिया, कोई ये पात्र आपका बीकर हो सकता है, कोई बकेट हो सकता है। ठीक, इस पात्र के बीचों बीच में, एग्जैक्ट बीचों बीच में मैंने एक एसपीएम मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, एक बाल्टी ली, एक बकेट लिया बड़ी सी, या कोई बीकर लिया, उस बीकर के बीचों बीच में मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ओके, इस बीकर के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर मैंने प्योर वाटर फिलअप कर दिया, शुद्ध जल। बाईं ओर हमने शुद्ध जल भर दिया, प्योर वाटर, और दाईं ओर हमने समुद्री जल भर दिया, सी वाटर, जो कि जिसमें नमक होता है, सैलाइन वाटर, हमने इसमें फिलअप कर दिया। ठीक, ये आपका समुद्री जल है। अब आपको पता है जो समुद्री जल होता है उस समुद्री जल में NaCl घुला रहता है, नमक होता है, इसीलिए उसको हम पी नहीं पाते हैं। ठीक है ना, समुद्र में यदि कोई व्यक्ति फंस जाए तो वो प्यास से मर जाता है क्योंकि वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो हमने बाईं ओर भरा शुद्ध जल और दाईं ओर भर दिया समुद्री जल। अब समुद्री जल में सॉल्यूट पार्टिकल भी होंगे, यानी एक सॉल्यूशन है। समुद्री जल को हम विलयन का नाम देते हैं क्योंकि उसमें विलेय के कण भी रहते हैं और विलायक यानी जल के कण भी होंगे। तो दोनों प्रकार के कण हैं। अब होता क्या है
एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोई भी चीज अगर ऊंचाई पर है तो वो हमेशा नीचे की ओर फ्लो करने लग जाती है। ठीक, तो अगर ऊंचाई पर कोई वो चीज है, कोई वस्तु है, तो वो हमेशा हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन मूव करती है। वही प्रोसेस यहां भी होती है। अब यहां कैसे प्रोसेस होती है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जहां हमने प्योर वाटर फिलअप किया हुआ है, यहां केवल पानी है, तो यहां पानी की कंसंट्रेशन हाई होगी, यानी जो सॉल्वेंट की सांद्रता है, उसकी कंसंट्रेशन है, वो लेफ्ट हैंड साइड हाई है। राइट हैंड साइड में क्योंकि सॉल्वेंट भी है, विलायक भी है और विलेय भी है, तो दो घटक हैं, तो विलायक की कंसंट्रेशन यहां क्या होगी, लो होगी। एक समझना इसको, आपकी बुक्स में डेफिनेशन थोड़ा अलग दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो वहां पर दिया है कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो दी है वो इस प्रकार दी है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी जिसकी सांद्रता कम है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता हाई है। तो वहां परिभाषा ये भी लिखी है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन, जबकि मैं कह रहा हूं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस टॉपिक को समझना कि बिल्कुल अपोजिट कह रहा हूं, हाई कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्वेंट की। ठीक, मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि विलियन नहीं है हमारे पास, यहाँ सॉल्वेंट है और केवल सॉल्वेंट है। तो इस जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी। राइट हैंड साइड वाले जो आपका कंटेनर है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं, विलायक के साथ साथ विलेय के कण भी हैं, तो विलेय के कण कुछ स्थान घेर लेंगे, जिससे विलायक के कणों के लिए स्थान कम होगा, तो विलायक के कणों की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। तो यहां हाई कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट पार्टिकल की, यहां लो कंसंट्रेशन है। तो एक जो नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी वस्तु जो है वो हाई पोजीशन से लो पोजीशन की ओर फ्लो होती है, तो वही प्रोसेस यहां भी स्टार्ट हो जाती है कि जो प्योर वाटर है वो इस सैलाइन वाटर में एंटर करने लगता है। यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, एक नेचुरल प्रोसेस हो रही है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from high concentration to lower concentration spontaneously is known as osmosis। यानी ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं। तो एक प्रोसेस चल रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां उच्च सांद्रता है किसकी, विलियन की नहीं, फिर से कह रहा हूं विलियन की सांद्रता उच्च नहीं है, यहां सांद्रता किसकी उच्च है, विलायक के कणों की सांद्रता उच्च है, यहां विलायक के कणों की सांद्रता कम है, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है। तो विलेय की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो इससे आर पार नहीं जा सकता। तो जो आपका ऑस्मोसिस है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस है, इसको परासरण कहते हैं, जिसमें विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जैसा नेचुरली होता है कि कोई बॉल है वो हमेशा अगर हायर पोजीशन पे है आप उसको गिराओगे तो वो लोअर पोजीशन की ओर मूव करेगी। तो वही प्रोसेस यहां भी होता है। ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, दिस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, गॉट इट। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये तो परासरण की बात हो गई, ऑस्मोसिस की बात हो गई। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। ठीक है, कि परासरण दाब क्या होता है। अब समुद्री जल पीने योग्य होता नहीं है, जो सैलाइन वाटर है या जो सी वाटर है वो पीने योग्य नहीं होता है। अब हो क्या रहा है देखिए, जो प्योर वाटर है वो सी वाटर में मूव कर रहा है, तो यहां क्या होगा, वाटर की जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी जल की शुद्ध जल की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। मैंने मिटा दिया, देखिए डायग्राम को गौर से देखना, मैंने यहाँ वाटर की का लेवल गिरा दिया, पानी कम हो गया, क्योंकि पानी कहां चला जा रहा है, दूसरी साइड में, तो यहां वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम करते क्या है, एक अरेंजमेंट लगाते हैं, यहां से हम यहां से एक प्रेशर क्रिएट कर दें, एक प्रेशर यहां से हम क्रिएट करें, इतना प्रेशर क्रिएट करें। अब ये ध्यान देना कि प्रेशर कितना क्रिएट करेंगे,
हम उतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उतना प्रेशर लगाएंगे कि ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। यानी इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना भी ये प्रेशर लगाया जाएगा, ये प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह दाब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, या वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है ना। तो परासरण दाब क्या है कि जितना भी दाब इस परासरण की या इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए लगाया जा रहा है, वो कहलाता है आपका परासरण दाब। ओके, गॉट इट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द एक्सर्टेड प्रेशर विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक, यानी वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, वो कहलाता है परासरण दाब। यानी ये जो वाटर लेवल आ यहां प्योर वाटर का जो लेवल बना है, इसको और डिक्रीज नहीं होने देना है, इसको यहां पर मेंटेन रखना है। तो यहां से हमको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम ये प्रेशर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये सारा का सारा जो प्योर वाटर है कहां मिक्स हो जाएगा? सलाइन वाटर में मिक्स हो जाएगा। अगर हम यहां से प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और वो जो प्रेशर होगा उसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हम कहते हैं जो पी एक्सटर्नल, जब ये जो बाह्य दाब, ठीक है ना, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं कि जब ये जो दाब लगाया गया है, यदि ये परासरण दाब के बिल्कुल बराबर हो जाए तो हमारा ऑस्मोटिक जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो रुक जाएगी, और वो जो दाब होगा ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्या कहलाएगा? आपका परासरण दाब कहलाएगा। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब होता है कि वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, वह दाब कहलाता है आपका परासरण दाब। ओके, गॉट इट। अब हम एक इसी से संबंधित छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण यानी परासरण का बिल्कुल अपोजिट, जिसको हम दूसरा नाम लेते हैं प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं। जिस सिद्धांत पर आपका आरओ सिस्टम, प्रतिलोम परासरण, जिस सिद्धांत पर आपका आरओ काम करता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। जो आप आरओ सिस्टम घर में लगा रहता है, उसमें जो आरओ होता है उसका फुल फॉर्म भी यही होता है, इसलिए आरओ कहा जाता है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। अब देखो, इसको समझने के लिए फिर से मैं उसी डायग्राम को रिक्रिएट करता हूं दोबारा से, कि हमने एक बकेट ली, इस बकेट में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, एसपीएम। ठीक, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब क्या होगा, यहां हमने फिलअप कर दिया प्योर वाटर। फिर से रिक्रिएट कर रहा हूं, यहां हमने प्योर वाटर भर दिया, और इसके अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में हमने कोई सॉल्यूशन भर दिया, या हमने यहां समुद्री जल भर दिया, सी वाटर। ठीक, दूसरी साइड में हमने समुद्री जल भर दिया। अब आपको पता है समुद्री जल में सॉल्यूट के पार्टिकल भी होते हैं, यानी NaCl और अदर सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं। तो होगा क्या, ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, यहां वाटर की कंसंट्रेशन लो है। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे यहां वाटर लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। इस वाटर लेवल को आपने मेंटेन रखना है, यानी हम यहां से एक प्रेशर क्रिएट करेंगे पी एक्सटर्नल, ताकि ये वाटर लेवल डिक्रीज ना हो। समझ गए कि हम कितना प्रेशर लगाएंगे? उतना ही प्रेशर यहां से लगाएंगे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर वाटर रीजन से आपके सलाइन वाटर में एंटर ना कर पाए। हम इतना ही प्रेशर यहां से क्रिएट करते हैं। अब यानी जो हमारा पी एक्सटर्नल है इज इक्वल टू पाई। जब आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं, जो बाह्य दाब लगा रहे हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा, यानी पाई के इक्वल होगा, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी जब बाह्य दाब परासरण दाब के बराबर होगा तो क्या होगा? परासरण रुक जाता है, परासरण रुक जाता है।
और इसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। अब देखो हम एक कंडीशन ले रहे हैं, हम यहां यानी ये जो प्रेशर लग रहा है ये पाई है, ठीक, ताकि प्रोसेस क्या हो गई, ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई। अब हम यहां से इस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इससे हाई प्रेशर लगा देते हैं। जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लग रहा है। देखो जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा था तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जा रही थी, रुक जा रही थी। अब हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, उससे भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अर्थात जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करने लगते हैं। समझ रहे हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता था, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कंडीशन कब, इफ द प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, ठीक है, परासरण दाब, जब हम कोई दाब नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहे थे। हमने एक प्रेशर लगाया, इस जो नेचुरल प्रोसेस है इसको रोकने के लिए हमने प्रोसेस रोक दी, तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो पी एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर है इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, पूरी जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी अब क्या हो जाएगा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होने लगेगा। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। की विलायक के कणों का, देखो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर जाना आपका क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, व्हेन पी एक्सटर्नल, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं इज ग्रेटर देन पाई। यदि पाई से ज्यादा हो जाए, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं, यदि ये परासरण दाब से अधिक लगाया जाए तो परासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि परासरण की प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसी परासरण की प्रक्रिया का उल्टा होना ही कहलाता है प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक बात करी, हमने परासरण पढ़ा, परासरण दाब पढ़ा, और प्रतिलोम परासरण या जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसके बारे में हमने बात की। अब हम परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इक्वेशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जब हम निकालते हैं तो वहां पर हम कुछ रूल लगाते हैं, जैसे आपने गैसेस के लिए लॉ पढ़े थे, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो वॉन-टॉप ने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे वॉन-टॉप, उन्होंने जो गैसेस के लिए जो लॉ अप्लाई किए गए थे उन्हीं लॉज को सॉल्यूशन पे अप्लाई किया गया। और जब सॉल्यूशन पे अप्लाई किया गया तो कुछ सॉल्यूशन के लिए कुछ नियम दिए, जिनमें से पहला नियम था बॉयल-वॉन-टॉप नियम। हम इसको सीधे सीधे कहते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, क्या क्या नियम है, तो परासरण दाब के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम हमारा है बॉयल-वॉन-टॉप का नियम। तो क्लास 11th में हमने बॉयल का नियम पढ़ा था। तो बॉयल का नियम क्या कहता था कि जो किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है वो आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता था। आप गौर करना, P प्रोपोर्शनल टू 1/V ये तो था, या V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन था वो आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता था। यहां दाब का, क्योंकि गैसों के लिए हम दाब के लिए P का प्रयोग करते हैं, विलयनों का दाब यानी उसका परासरण दाब। तो बॉयल-वॉन-टॉप का नियम भी यही कहता है। बॉयल-वॉन-टॉप का नियम क्या कहता है, सेम जो आपका बॉयल का नियम था उसी को चेंज किया गया। ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, ठीक है ना, स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है
वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या कहते हैं कि उस विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अब पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v कहो या पाई प्रोपोर्शनल टू c कह दो, क्योंकि यदि हम 1 मोल से स्टार्ट करें, यदि 1 मोल से हम प्रारंभ करें तो सांद्रता बराबर होता है n/v, क्योंकि n बराबर आपका 1 मोल है तो c बराबर हो जाएगा 1/v। तो वही हमने 1/v की जगह पर किसका प्रयोग किया है, c का। तो हम जो बॉयल-वांटॉप का नियम है वो कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है या उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूसरा जो हमारा नियम है वो है चार्ल्स वॉनथॉप का नियम। दूसरा नियम हम लेते हैं चार्ल्स वॉनथॉप का नियम। क्लास 11th में आपने चार्ल्स का नियम पढ़ा था, चार्ल्स वॉनथॉप का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता था, चार्ल्स का नियम कहता था कि जो P प्रोपोर्शनल टू T, यानी किसी गैस का जो दाब है वो परम ताप के समानुपाती होता है। क्योंकि यहां पर हम दाब यानी परासरण दाब की बात कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा पाई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T, पाई प्रोपोर्शनल टू T। अर्थात अगर हम चार्ल्स वॉनथॉप के नियम कहें तो ये कहेगा किसी विलयन का सांद्रण यदि स्थिर रखा जाए, यानी अगर विलयन की सांद्रता स्थिर हो तो उसका जो परासरण दाब है, उसका परासरण दाब किसके समानुपाती होता है, T के समानुपाती, यानी परम ताप के समानुपाती होता है। तो हमारा दूसरी इक्वेशन आ गई पाई प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, अब तीसरा नियम आवोगाद्रो का नियम होता है। आवोगाद्रो का नियम क्या है, क्योंकि आवोगाद्रो ने मोलों के संदर्भ में जो नियम दिया था, तो आवोगाद्रो वॉनथॉप का नियम है यदि 2 विलयनों के ताप और परासरण दाब समान हो, ठीक है ना, यदि 2 विलयनों के ताप और परासरण दाब समान हो। तो तीसरे नियम की बात करते हैं, हम बात करेंगे वॉनथॉप आवोगाद्रो का नियम, वॉनथॉप आवोगाद्रो का नियम। अब वॉनथॉप आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि यदि 2 विलयनों के ताप व परासरण दाब समान हो तो उनके समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। यदि आपके 2 विलयन है, पहला सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक, और इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, इसका परासरण दाब पाई1 है, इसका परासरण दाब पाई2 है। इसमें मोलों की संख्या N1 है, इसमें मोलों की संख्या N2 है, मान के चल रहे हैं। तो आवोगाद्रो वॉनथॉप का नियम क्या कहता है, यदि T1 इज इक्वल टू T2, पाई1 इज इक्वल टू पाई2, देन और V1 इज इक्वल टू V2, ठीक, तो N1 इज इक्वल टू N2। अर्थात यदि समान ताप और परासरण दाब वाले 2 विलयनों के ताप और परासरण दाब समान हो तो उनके समान आयतन में मोलों की संख्या भी समान होगी, यानी N1 इज इक्वल टू N2। ठीक, अब हम केवल इन 2 नियमों को आपस में मिक्स करते हैं, यानी जो आपका बॉयल-वांटॉप का नियम है और चार्ल्स वॉनथॉप का नियम है, इन दोनों को मिलाते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, देखो पाई प्रोपोर्शनल टू C, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पाई प्रोपोर्शनल टू T, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पाई प्रोपोर्शनल टू CT, पाई प्रोपोर्शनल टू CT। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, पाई इज इक्वल टू CRT, या S भी लिखा होता है किसी बुक में इसको, ठीक, वो डिफरेंशिएट करने के लिए है कि ये सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जा रहा है, वो गैस पे अप्लाई किया जाता है। तो पाई इज इक्वल टू CRT लिख दो, या इसको आप CST भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CST। अब देखो आपको पता है चूंकि C इज इक्वल टू होता है, सांद्रता इज इक्वल टू होता है मोलों की संख्या बट्टे आयतन, दैट मीन्स C इज इक्वल टू N/V। हम C की वैल्यू यहां से यहां पुट अप कर रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी पाई इज इक्वल टू N/VST। V को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NST। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, आदर्श विलयन समीकरण।
जैसे गैसों के लिए जो समीकरण आती थी वो आती थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। यहाँ पी क्या था, गैसों का दाब, यहाँ पाई क्या है, विलयन का परासरण दाब, वी यहां भी आयतन था, वी यहां भी आयतन है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यहां गैस कांस्टेंट था, यहां एस को आप सॉल्यूशन कांस्टेंट कह देते हैं, विलियन स्थिरांक, मान दोनों के बराबर होते हैं, वैल्यू इक्वल होती है, टी टेम्परेचर, यहां भी टी टेम्परेचर। तो ये था आइडियल गैस इक्वेशन, ये है आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन या आदर्श विलयन समीकरण। ठीक, तो ये हमने बात करी परासरण दाब। उसके बाद हमने बात करी कि परासरण दाब के नियम क्या क्या हैं, और एक टॉपिक और पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके बाद हम न्यू टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।